गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। कल हमने आपको एक एसएससी स्टेनोग्राफर का सेट कराया था, सेट नंबर 2, जिसका हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। 2018 का ये सेट है, पार्ट 2 सेट 2 सॉरी 2018 से ये हमने आपको हाफ सोल्व कराया था और हाफ आज सोल्व करवा रहे हैं आपको हम। कराया कहाँ तक था हम आपको पहले दिखा दूँ। हमने कल इसको सोल्व कराया था आपको 53 तक। ये क्वेश्चन कल हमने लास्ट कराया, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा आपका 54 और वो है यहाँ से। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकली एरर्स। आपको बताना है कि इनमें से किस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है। द चिल्ड्रन इन द कॉलोनी फेड द डॉग्स बाय थ्रोइंग पीसेस ऑफ मीट ऑन दैम। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में मिस्टेक है। अगर आप गौर करें, सेंटेंस को शुरू से पढ़ें तो शुरू में आपको दिख रहा है, कह रहा है कि द चिल्ड्रन इन द कॉलोनी। द चिल्ड्रन इन द कॉलोनी यहाँ पे कहना गलत होगा सेंटेंस में। वैसे तो इन द कॉलोनी कह भी सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है साई वाला। द चिल्ड्रन इन द कॉलोनी फेड द डॉग्स बाय थ्रोइंग पीसेस ऑफ मीट ऑन देम। यहाँ पे ऑन देम की जगह यहाँ टू देम होना चाहिए था सेंटेंस में, क्योंकि ऑन का मतलब टू, मतलब उनको थ्रोइंग पीसेस ऑफ मीट ऑन देम की जगह आप यहाँ लगाइए टू देम, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। यहाँ इसका इस पार्ट में आप ऑन की जगह टू का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे टू का। ओके, तो यहाँ से सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट। यहाँ बैकलाइट का फंक्शन नहीं पता है मुझे भी इसका, तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका सेल क्लोज टू द विंड। सेल क्लोज टू द विंड यानी कि कोई खतरनाक कार्य करना, कोई खतरनाक कार्य करना। तो डू समथिंग दैट इज़ डेंजरस और इवन इलीगल, कोई ऐसा काम जो कि खतरनाक भी हो और गैर कानूनी भी हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मेक अटेम्प्ट टू इम्प्रूव अ डिफिकल्ट सिचुएशन। डू समथिंग दैट इज़ लीगल एंड एक्सेप्टेबल। सेल वंस बोट क्लोज टू द शोर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, डू समथिंग दैट इज़ डेंजरस और इवन इलीगल। नेक्स्ट वर्ड है आपका, आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। एंटोनियम्स यानी कि पहले आपको इसका ढूंढना होगा वर्ड का मीनिंग। वर्ड है आपका रूइंड 56। रूइंड का मतलब होता है बर्बाद कर देना या बर्बाद हो जाना या बर्बाद खाली कह सकते हैं आप। अगला है लोवर्ड, लोवर्ड मतलब निचले स्तर का। इनहैबिटेटेड यानी कि जो कहीं का मूल ना हो, मूल निवासी ना हो। अगला है मैंडेड, मैंडेड का मतलब होता है बनाना, किसी चीज़ में कोई एक तरह से कह सकते हैं मरम्मत करना किसी का। और डैमेज मतलब ख़राब, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मैंडेड, क्योंकि रूम मतलब बर्बाद और मैंडेड मतलब मरम्मत करना। नेक्स्ट है, ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास राजीव इज़ द नोटिएस्ट। ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास राजीव इज़ द नोटिएस्ट। जब बात दो से अधिक की हो तब आप ऑफ का इस्तेमाल नहीं, ऑफ की जगह ऑन का अमंग का इस्तेमाल करें। यस, जब बात दो से अधिक की हो तो ऑफ नहीं, अब ऑफ की जगह आपको अमंग का इस्तेमाल करना चाहिए। अमंग ऑल द चिल्ड्रंस इन द क्लास राजीव इज़ द नोटिएस्ट, राजीव इज़ द नोटिएस्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे सी पार्ट इसका हो जाएगा एरर, ऑफ ऑल द चिल्ड्रन का। यहाँ पे ऑफ ऑल की जगह अमंग ऑल द चिल्ड्रन होना चाहिए था। यस, ये ध्यान रखें आप, ये सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा इसका। उसके बाद चलते सेंटेंस नंबर 58 पे। इफ़ आई एम टू मीटिंग द रजिस्ट्रार सॉरी, आई विल डिस्कस द मैटर विद हिम। इफ़ आई एम टू मीटिंग द रजिस्ट्रार, अब यहाँ तो एक सेंटेंस का भरमार दिख रहा है, यानी कि गलती बहुत माइनर सी है जो साफ दिख रही है। यहाँ पहले पार्ट में वो कह रहा है कि इफ़ आई एम टू मीट द रजिस्ट्रार। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया है आई एम टू।
ये देखिए यहाँ पे, इफ़ आई एम टू मीटिंग, क्या कह रहा है, मीटिंग द रजिस्ट्रार, यह लगाना चाह रहा है वो आईएनजी फॉर्म, जबकि टू के बाद आईएनजी फॉर्म की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, क्या करती है, फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, इफ़ आई मीट द रजिस्ट्रार, इफ़ आई मीट द रजिस्ट्रार, यानी कि मैं रजिस्ट्रार से मिलता हूँ, इस तरह से कहना चाह रहा है, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, यानी कि इसका बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यस। सेंटेंस नंबर 59 से आपका पैराग्राफ शुरू हो रहा है। पैराग्राफ देखिए, कह रहा है कि आई वॉज सो होम सिक ड्यूरिंग माई 2 weeks, फर्स्ट 2 weeks at St. Peter's that I devised a way of getting myself sent back home. My idea was that I should all of a sudden develop an attack of acute appendix. When I reported my sickness to the teacher, I was sent to the matron. I entered the room clutching my stomach on the right hand side and staggering pathetically. What is the matter with you? The matron shouted. It hurts, matron. I moaned. Oh, it hurts so much. Just here. You have been overeating, she barked. I haven't eaten a thing for days, I lied. यानी कि उसने कहा कि तुमने बहुत अधिक खाया होगा। मैंने कहा कि मैंने काफ़ी समय से कुछ नहीं खाया, मैंने झूठ बोला। She began prodding my tummy violently with fingers. I was watching her carefully, and when she hit what I guessed were the appendix place, I let out a yelp that rattled the window panes. Ow, ow, ow! I cried out. Don't, Metro, don't. जब उसने मेरे पेट पर लगाया तो मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। Then I slipped in the clincher. I have been sick all morning, I moaned. This was the right move. Within an hour, the doctor arrived, and as he examined me, I did my yelping at what I thought were the proper times. The matron returned half an hour later and said, Mother's coming to fetch you this afternoon. I didn't answer her. I just lay there trying to look very ill, but my heart was singing all sorts of wonderful songs as I was taken home on a ferry. I felt so wonderful to leave that dreaded school building that I very nearly forgot I was meant to be ill. 59 सेंटेंस क्या कह रहा है आपसे वो, कह रहा है कि the matron suspected that the boy had appendix because he informed his teacher that he felt unwell. He hadn't been able to eat anything for days. He staggered into the room, clutching his stomach. He screamed when she pressed the right side of his stomach. देखिए सेंटेंस में जिक्र हुआ है इसका, डी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि ये आपका दूसरा पैरा है कि व्हेन आई रिपोर्टेड माय सिकनेस टू द टीचर आई वाज सेंट टू द मैट्रोन. आई एंटर्ड द रूम क्लचिंग माय स्टमक ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ स्टैगरिंग पैथेटिकली. तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी. ही स्क्रीम्ड व्हेन शी पास द राइट साइड ऑफ हिज स्टमक. कह रहे कि द बॉयज हैड बीन एट सेंट पीटर्स फॉर, इसका भी जिक्र ऊपर पहली लाइन में हुआ है. कह रहे कि आई वॉज सो होम सिक ड्यूरिंग माई फर्स्ट 2 weeks एट सेंट पीटर्स, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 weeks, यानी कि 16 आंसर हो जाएगा आपका डी. चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्या कह रहा है 61. द सेंटेंस डैश माई हार्ट वॉज सिंगिंग ऑल सोर्ट्स ऑफ वंडरफुल सॉन्ग्स मीन्स दैट बॉय. इस सेंटेंस का क्या मतलब है? इस सेंटेंस का मतलब है कि बच्चा बहुत खुश था. वॉज वेरी हैप्पी. द बॉयज इलनेस वॉज अ डैश. द बॉयज इलनेस वॉज अ डैश. रियल अटैक ऑफ अपेंडिक्स. ट्रिक टू गेट मैट्रोन टू सेंड हिम होम. यस, वो घर जाना ही चाह रहा था, ये उसने चाल चली थी किस तरह की, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी. द सेंटेंस आई हैव बीन सिक ऑल मॉर्निंग मीन्स दैट द बॉय वॉज अनवेल ड्यूरिंग द डे, यानी कि वो स्वस्थ नहीं है, ये कहना चाह रहा था. अगला है आपका 64, जो कि आपका नरेशन बेस्ड. कह रहा है कि डैम सैड आई नीड अ क्लीन शर्ट.
डैम सैड आई नीड अ क्लीन शर्ट। अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा है नीड। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे साथ साथ नीड। तो नीड के साथ साथ आपको दिख रहा चाहिए कि ये फर्स्ट फॉर्म भी है। क्या है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब इसका नरेशन बनाएंगे तो इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी नीडेड। क्या हो जाएगी? नीडेड। क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कभी भी प्रेजेंट में नहीं बनता, फर्स्ट फॉर्म को बदल देते हैं सेकंड फॉर्म में, और बाकी इज एम आर हो तो वॉज वर्ब में, हैज़ हैव हो तो हैड में, विल शैल हो तो वुड शुड में, ऐसे। यस, कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कभी प्रेजेंट में नहीं बनता है, तो यानी कि रॉन्ग तो है आपका। यहाँ पे देखते हैं, डैन सेड आई नीड अ क्लीन शर्ट। यहाँ पे पहली बात तो ये है कि आई फर्स्ट पर्सन है। आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट का आपका डैन। डैन को अगर मैं एक मेल समझूं तो मुझे लगाना होगा ही, और अगर मैं फीमेल समझूं तो मुझे लगाना होगा शी। हालांकि उसने सभी में ही लगाया है तो माने जाएंगे यही। उसके बाद में पहला वाला बाहर क्योंकि विल लगा दिया, विल सेंटेंस में कहीं नहीं है। दूसरे वाले में भी वुड लगाया, वुड भी सेंटेंस में कहीं नहीं है। थर्ड वाले में नीडेड लगाया, सेंटेंस में शामिल, और अगले में नीड्स लगाया, सेंटेंस रेस से बाहर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नीडेड। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वोकेबलरी। कह रहा है कि 65 है कंसीटेड। कंसीट का मतलब होता है धोखा देना, यस, या फिर घमंड से भरा होना, कंसीटेड। आपको बताना है उसका यहाँ पे सिनोनिम्स। क्या बताना आपको उसका यहाँ पे? सिनोनिम्स। तो सिनोनिम के तौर पे इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, स्मग, क्योंकि मोडेस्ट कौन होता है? मासूम, निर्दोष, डिफिडेंस, शाई, ये इसके मीनिंग नहीं हो सकते इससे लाख तभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ पहला ही, यस। 65 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं फिलहाल 66 पे। 66 में क्या कह रहा है आपको कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको बतानी है इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म सेंटेंस की। चिल्ड्रन आर ईटिंग द रॉन्ग फूड्स, रिमार्क मिसिज नैयर। चिल्ड्रन जो हैं गलत खाना खा रहे हैं, मिसिज अय्यर ने रिमार्क करा। अगर आप गौर करें तो सेंटेंस में दिख रहा है आपको इज एम आर। क्या दिख रहा है सेंटेंस में आपको? इज एम आर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर डायरेक्ट के अंदर सेंटेंस में, डायरेक्ट सेंटेंस में अगर इज एम आर हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसका कर देते हैं वॉज वर। क्या कर देंगे? वॉज वर। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में इज एम आर हो तो करते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय वॉज वर कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कभी सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं बनता। बस दो कंडीशन है, अगर कभी आपको से दिख जाए या बिल से दिख जाए तो ऐसा हो सकता है, वरना कभी ऐसा नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ सेंटेंस में चलते हैं। मिसिज नेयर रिमार्क दैट द चिल्ड्रन एट द रॉन्ग फूड। जी नहीं, पहला ऑप्शन गलत। मिसिज नेयर रिमार्क दैट द चिल्ड्रन आर ईटिंग, आर लगाया, ये भी गलत। मिसिज नेयर रिमार्क दैट द चिल्ड्रन ईट, ये भी गलत। मिसिज नेयर रिमार्क दैट द चिल्ड्रन हैव बीन, ये भी रॉन्ग। यानी कि इस सेंटेंस का कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसके चारों ही ऑप्शन रॉन्ग हैं। आप इसमें से किसी को भी सही नहीं कह सकते। मेरी राय में इसका कोई भी आंसर नहीं हो सकता। आई डोंट वॉन्ट टू हैंग दिस पिक्चर हेयर, मैरी सैड। 67 कह रहे आई डोंट वांट टू हैंग दिस पिक्चर। यहाँ पे उसने लगाया डोंट, तो आपको डोंट की जगह करना होगा डिडंट। फर्स्ट फॉर्म है डोंट, इसका हो जाएगा डिडंट। डू का डिड, यानी कि सेकंड फॉर्म बन जाएगी, यस। उसके बाद में हेयर है, हेयर का हो जाएगा देयर, ये भी ध्यान रखें आप। हेयर का हो जाएगा देयर। तो कितनों में फटाफट से देख लीजिएगा। आई है आपका सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है। सब्जेक्ट के हिसाब से, मैरी के हिसाब से आप ही या शी लगा सकते हैं। हालांकि सब में शी लगाया हुआ तो आपको शी ही लगाना होगा। मैरी सैड, शी डिडंट वांट टू हैंग दिस पिक्चर हेयर, हेयर की वजह से सेंटेंस रेस से बाहर हुआ। मैरी सैड शी डिडंट वांट टू हैंग दिस पिक्चर हेयर, ये भी बाहर। मैरी सैड शी डिडंट वांट टू हैंग दिस, यहाँ पे दिस को दिस रखा इसलिए बाहर। मैरी सैड दैट शी डिडंट वांट टू हैंग दैट पिक्चर देयर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 67 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 68, जो कि आपका वोकेबलरी बेस्ड
वोकेबलरी का वर्ड है आपका वाइब्रेंट। क्या है वर्ड आपका? वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है उत्साह या ऊर्जा से भरा हुआ, उत्साह या ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ, ये हो गया आपका वाइब्रेंट का मीनिंग। ऑप्शन हमारे पास में है, पहला ऑप्शन है लिस्टलेस, पहला ऑप्शन है लिस्टलेस बिना उत्साह के, ब्रिलियंट शानदार, ब्राइट, ब्राइट माने होता है चमकीला, सुना होगा आपने पहले भी कई बार ये। उससे अगला वर्ड आपका बबली, ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ, बबली, BUBBLY, ऊर्जा से भरा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही लिस्टलेस। सेलेक्ट करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस का बनाना है पैसिव। कह रहे कि ओवर फोर्स हैड कंक्योर्ड द फोर्ट बाय डे ब्रेक। यहाँ पे उसने इस्तेमाल करा हैड प्लस थर्ड फॉर्म का। एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको हेड को हेड ही रखना होता है। बस क्या हो जाएगा साथ में, ये देखिए ध्यान से। अगर सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव को बनाते समय आपको हैज़, हैव, हैड में से कोई भी एक साथ में लगाना होगा बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस, ये आपको करना होगा सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में कितनों में है? हैज़, हैव, हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। हाँ, पहले में नहीं है, वॉज बीन लगाया, दूसरे में विल भी लगाया, नहीं होगा। थर्ड हैड बीन है, डी में वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है, यानी किसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 16 का सी आंसर हो जाएगा। चलते 70 पे। गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेस, 3 ऑफ विच आर जम्बल्ड, पिक द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे कह रहा है कि 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इन 4 में से कोई 2, एक सेकंड, थोड़ा शोर था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। कह रहा है कि एज अ ट्रेन अप्रोच द सी साइड टाउन आई वेंट इन टू द कॉरिडोर टू स्ट्रेच माई लेग्स। पहला सेंटेंस फिक्स है। जैसे ही ट्रेन पहुंची हमारी सी साइड शोर के किनारे पर, मैंने अपने पैर फैलाए। आई वेंट इन टू द कॉरिडोर टू स्ट्रेच माई लेग्स, कॉरिडोर तक पहुंचा अपने लेग्स को स्ट्रेच करने के लिए। आई हैड मेट हिज अर्लियर ऑन द प्लेटफॉर्म, किसकी बात हो रही है? यहाँ कोई जिक्र नहीं हुआ। आई स्टेड देयर फॉर ए शॉर्ट वाइल, मैं वहाँ कुछ देर के लिए रुका। कहाँ? इसका भी जिक्र नहीं है। आई एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद वन ऑफ द पैसेंजर्स, मैंने एक पैसेंजर को कुछ अपशब्द कहे। ए के बाद डी और डी के बाद में बी, जी नहीं, ए के बाद में डी लगाएंगे, लेकिन फिर आपको ये गलत हो जाएगा। एज द ट्रेन अप्रोच द सी साइड टाउन आई वेंट इन टू द कॉरिडोर टू स्ट्रेच माई लेग्स। सबसे पहले तो इसका आंसर ये रहेगा 70 का। तो उसके बाद में ए के बाद आप सी लगाइए मेरी रैम में, फिर आई स्टेड देयर फॉर अ शॉर्ट वाइल, उसके बाद में लगाइए आप डी, आई एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद वन ऑफ द पैसेंजर्स, डी, और उसके बाद आपका आंसर आएगा आपका बी, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ACDB, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। यस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर 4 sentences, 3 of which are jumbled, pick the option that gives the correct order। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर में है ये आपको बताना है। यस, चलते हैं फटाफट से। सेंटेंस कह रहा है कि इन द होटल रूम आई रेस्टेड टिल डिनर टाइम, होटल रूम में मैंने रेस्ट किया डिनर टाइम तक। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं। I had not escaped from my tiresome neighbor after all. I had barely raised the glass to my lips when a familiar voice greeted me. Then I went down and ordered a drink. अब आप गौर कीजिए, मैंने वहाँ कुछ देर तक रेस्ट करा, देन आई वेंट डाउन, फिर मैंने नीचे उतरा और ऑर्डर करा ड्रिंक के लिए। यानी कि ए के बाद डी आएगा, ये कन्फर्म हुआ। ए के बाद डी आएगा, यहाँ ये कन्फर्म हो रहा आपका कि मैं होटल में था, मैं रेस्ट करता रहा डिनर तक, फिर मैं नीचे उतरा, AD, और मैंने कुछ ड्रिंक ऑर्डर की, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ADCB। यस, रोहित इज़ थिंकिंग टू बाय हिमसेल्फ अ न्यू कार। आपको बताना है कि जो
अंडरलाइन पार्ट है, इस पार्ट में कोई एरर है या नहीं है। रोहित इज थिंकिंग टू बाय हिमसेल्फ अ न्यू कार। रोहित सोच रहा है अपने लिए एक नई कार खरीदने की। यहाँ पे अच्छा होगा कि आप थिंकिंग के बाद ऑफ लगाएं और बाइंग लगाएं। रोहित इज थिंकिंग ऑफ बाइंग हिमसेल्फ अ न्यू कार। यस, ज़्यादा अच्छा होगा। रोहित इज थिंकिंग, रोहित सोच रहा है, ऑफ बाइंग खरीदने की, यहाँ पे का की के अर्थ के लिए आपको लगाना होगा ऑफ, क्योंकि जब कोई चीज़ आप सोचते हैं तो आप लगाते हैं थिंक ऑफ। क्या लगाते हैं? थिंक ऑफ। किसी के बारे में कुछ सोचना, कोई काम करने की कोई योजना बनाना, तो थिंक ऑफ। रोहित इज थिंकिंग ऑफ बाइंग हिमसेल्फ अ न्यू कार, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस that contains grammatically error. We were woke up in the middle of the night by the sound of bursting crackers. ये कह रहा है कि हम लोग उठे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, सेंटेंस में उसने लगाया है बी पार्ट में, सॉरी शुरू में ही, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि वी वर वोकअप, वी वर वोकअप। अब वॉक है आपकी सेकंड फॉर्म वेक की, वीक की, यानी कि उठने की, जगने की। वेक माने उठना, सेकंड फॉर्म वॉक अप। इसकी सेकंड फॉर्म है वॉक की, थर्ड फॉर्म वोकन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी वोकन। तो यहाँ पे ये सेकंड थर्ड फॉर्म मैंने आपको लिखा दी। अब एक बात का और ध्यान दीजिए, मैंने आपको कई बार कहा है कि बी की फैमिली के साथ में या तो आती है हमेशा आईएनजी फॉर्म या आती है हमेशा थर्ड फॉर्म। कई बार सीख के बता चुका हूँ मैं कि बी की फैमिली के साथ में या तो आपकी आएगी आईएनजी फॉर्म या आपकी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वॉक ना तो आईएनजी फॉर्म है ना थर्ड फॉर्म है, यानी कि दिया हुआ पोर्शन गलत है। अब या तो आप इसे वोकन बनाइए, थर्ड फॉर्म लगाइए, सेंटेंस पैसिव में रहेगा, यस, या फिर आप लगाइए आईएनजी, सेंटेंस एक्टिव में हो जाएगा। अब सेंटेंस को पैसिव बनाना ही नहीं बनाना है, ये भी तो देखना होगा। आगे आया है बाय द साउंड ऑफ ब्रस्टिंग क्रैकर्स, क्योंकि सेंटेंस में बाय आ गया है और साथ में एजेंट भी है, इसकी वजह से तो आपको सेंटेंस को बनाना होगा पैसिव ही। तो अच्छा होगा कि आप यहाँ पर वोकन लगाएं, नॉट वॉक, यानी कि इसका सी पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप सी पार्ट में वॉक अप की देंगे, आप वोकन अप कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है द फायर फाइटर्स हैव फाइनली मैनेज टू गेट द फॉरेस्ट फायर डैश। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस का ऑप्शन हो सकता है। द फायर फाइटर हैव फाइनली मैनेज्ड टू गेट द फॉरेस्ट फायर डैश आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण से बाहर। विद कंट्रोल मतलब इन्हीं कुछ भी बैठता है। अंडर कंट्रोल जी कंट्रोल में करना, और इन कंट्रोल ये भी रेस से बाहर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी, अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 75 सेंटेंस में कह रहा है कि आपको कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है इसके अंदर। आई वुड अप्रिसिएट इट इफ़ यू डू नॉट गेट इनटू एनी डैश विद योर कलीग्स। अब आपको ऑप्शन के हिसाब से, यानी कि वोकैबुलरी के हिसाब से भरना होगा। अगर आप गौर करें सेंटेंस में तो पहला वर्ड आपका कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मतभेद होना। क्या होता है? मतभेद होना। उससे नेक्स्ट वर्ड आपका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ में। अच्छा, पहला वर्ड है कॉन्टेस्ट, सॉरी मैंने कन्फ्लिक्ट पढ़ लिया। कॉन्टेस्ट मतलब कहीं भाग लेना, और कैलेमिटी मतलब कहीं आपदा आना किसी चीज़ का। आई वुड अप्रिसिएट इट इफ़ यू डू नॉट गेट इनटू एनी कॉन्फ्लिक्ट विद योर कलीग्स, यानी कि किसी मतभेद में अगर ना पड़े अपने कलीग से तो मैं बहुत प्रशंसा करूँगा तुम्हारी। नेक्स्ट आपका पैसेज, द चाइनीज़ हैव बिन ड्रिंकिंग टी फॉर हेल्थ एंड एन्जॉयमेंट फॉर मोर देन 5000 ईयर्स। यानी कि कह रहा है कि चाइनीज़ जो हैं चाय को पी रहे हैं अपने स्वास्थ्य और एन्जॉयमेंट के लिए 5000 सालों से, 5000 सालों से ज़्यादा से। नो वन नोज व्हाट ड्रू देम टू द ग्लोसी मतलब चमकीला ग्रीन लीव्स ऑफ शेमेलिया सिंसिस, बट अ पॉपुलर लीजेंड फिल्स द गैप इन अवर नॉलेज। किसी को भी नहीं पता कि चमकीला पत्ता कैसे उनकी नज़रों में आया, लेकिन एक लीजेंड ने, एक महान व्यक्ति ने हमारे सामने ये ज्ञान प्रस्तुत किया। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लीजेंड, उस लीजेंड के अनुसार शेनोग, जिसका नाम है शेनोग, एन अर्ली एम्पेयर रिक्वायर्ड दैट ऑल ड्रिंकिंग वाटर बी बॉइल्ड। उसने बताया कि जो पहले के हमारे शासक थे वो
जितनी भी पीने वाली चीज़ें सब उबाल के पिया करते थे। वन समर डे वाइल विजिटिंग अ डिस्टेंट रीजन ऑफ हिस किंगडम, जब वो अपने राज्य से थोड़े दूर गए हुए थे, ही स्टॉप टू रेस्ट, उन्होंने रुके आराम के लिए, बिकॉज ही फेल्ट वेरी टायर्ड, क्योंकि वो बहुत थक चुके थे। द सर्वेंट बिगेन टू बॉयल वाटर, सर्वेंट ने उनके लिए पानी उबालना शुरू करा, फॉर द किंग एंड द मिनिस्टर टू ड्रिंक, और उसके मंत्रियों के लिए पीने के लिए। ड्राइड लीव्स फ्रॉम अ नियर बाय बुश फेल इनटू द बॉइलिंग वाटर, एक सूखा पत्ता बराबर वाले पेड़ की छाल से उड़कर उसके अंदर गिर पड़ा, टर्निंग इट इनटू अ ब्राउन लिक्विड, और वो लिक्विड आपका ब्राउन हो गया। द एम्पेयर ड्रिंक सम ऑफ द न्यू लिक्विड, राजा ने यानी कि शासक ने उसको पिया। ही फेल्ट फ्रेश एंड मच बेटर आफ्टर ड्रिंकिंग द लिक्विड एंड दस टी वॉज क्रिएटेड, उसने उसको पिया, अपने आप को तरोताज़ा पाया, और तब से टी का क्रिएशन माना गया। अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड अ बुद्धिस्ट मॉन्क, लेकिन एक भारतीय महान व्यक्ति के अनुसार जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वन ऑफ हिज ट्रेवल अबाउट 2000 ईयर्स अगो, लगभग 2000 साल पहले उसकी यात्रा के दौरान, स्वोन नॉट टू स्लीप ड्यूरिंग द 9 ईयर्स ऑफ हिज जर्नी, जिसने कसम खाई हुई थी ना सोने की 9 साल तक अपनी जर्नी की। हाउएवर बाय द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, जब तीसरे साल का अंत था, ही वॉज सो फैटिक, बहुत थका हुआ था, ही ऑलमोस्ट फेल एस्लीप, लगभग सोने ही वाला था। दैट इज़ वैन ही एक्सीडेंटली स्टम्बल्ड अपॉन अ वाइल्ड ट्री एंड पिक्ड अ फ्यू लीव्स फ्रॉम इट्स टॉप, वो एक पेड़ पर लड़खड़ाया, उसने उसके टॉप से कुछ पत्तियाँ उतारी। ही च्यूड ऑन द लीव्स एंड सून रिकवर्ड थैंक्स, उसने उस पत्तियों को चबाया और जल्दी वो रिकवर्ड हुआ। एक सेकंड बस, रिकवर्ड थैंक्स टू दीज लीव्स, उसने उन पत्तियों को धन्यवाद दिया। ही वॉज एबल टू स्टे अवेक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6 ईयर्स ऑफ हिज मिशन, और अगले 6 साल तक वो जाग पाया अपने मिशन के लिए। द जैपनीज वर्जन ऑफ दिस लीजेंड इज स्लाइटली डिफरेंट। द मोंक हैड वोव्ड टू मेडिटेट फॉर 7 ईयर्स विदाउट स्लीप, उसने वचन लिया था 7 साल तक बिना सोए मेडिटेट करने का। वन नाइट हाउएवर ही फेल asleep, he was so angry with himself that he cut off his eyelid and threw them into the ground. एक रात जब वो सो गया तो बड़ा दुखी हुआ अपने आप से, उसने अपने आईलिड यानी कि पलके काट दिए और उसे ग्राउंड पर गिर दिया। फ्यू ईयर्स लेटर, पासिंग बाय द सेम स्पॉट, ही नोटिस अ स्ट्रेंज लुकिंग bush. He tasted its leaf and realized that they have gave him the power to keep his eyes open. कुछ समय बाद उसने जब देखा कि वहाँ पे एक पत्तियाँ थी जिसको उसने पता के मतलब चला कि उसकी आंखें खुली रह सकती थी। दिस स्टोरी सून स्प्रेड एंड टी बशेस आर ऑफन सीन इन बुद्धिस्ट प्लेसेस ऑफ फॉर वर्शिप, तो ये स्टोरी बहुत जल्दी फैल गई, और ये बसेस यानी कि पत्तियाँ जो हैं चाय की पत्तियों की, ये बहुत जल्दी ही सभी जगह मिलने लगी, यानी कि चाय के पत्ते के तौर में ये फेमस हो। इन ऑल द 3 लीजेंड्स, इसलिए कि 3 के 3 लीजेंड थे। ध्यान से देखिएगा, आपने तीनों के बारे में पढ़ा है तो आपको तीनों के बारे में ही पूरी जानकारी मिल चुकी है। The leaves help the person who eats it to recover. This suggests that the leaves are endowed with some magical power, can refresh and rejuvenate a person, have medicinal power that can heal, can provide energy and capability. देखिए, उनको क्या पता लगा था, उनको लगा कि कैन रिफ्रेश और रिजुनेट अ पर्सन, ये व्यक्ति को रिफ्रेश कर सकती हैं और रिजुनेट यानी कि फिर से ऊर्जावान बना सकती हैं। द किंग वुड ओनली ईट द लीव्स ऑफ पर्टिकुलर ट्री, जी नहीं, इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ है। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, जी उबला पानी पीता था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी 78। अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज इज द डिस्कवरी ऑफ टी, स्टेइंग अवेक विद द टी, टी लीजेंड्स। टी लीजेंड्स मैं कहूँगा कि लीजेंड्स का जिक्र यहाँ पर बार बार हुआ है, तो टी लीजेंड्स इसका आंसर हो जाना चाहिए 78 का सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। द चाइनीज़ have been aware of the health benefits of tea for longer than others. चाइनीज़ औरों के मुकाबले ज़्यादा जानकार थे चाय के बारे में या फिर अपने स्वास्थ्य को लेकर के। पहला सेंटेंस यस ट्रू है, 5000 साल की बात हो रही थी। द इंडियन मोंक फेल एस्लीप बाय द एंड ऑफ द थर्ड ईयर ऑफ स्टेइंग अवेक, इंडियन मोंक तीसरे साल में ही सो गया था, सोया नहीं था, सोने वाला था, उसे नींद आने वाली थी, सोया नहीं था, तो यही सेंटेंस का इसका रॉन्ग होगा यहाँ पे, क्योंकि वो सोया नहीं था। एग्जॉस्टेड हैज़ द सेम मीनिंग एज द वर्ड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका होना, और थके होने के लिए आप इस्तेमाल करें यहाँ पे फैटिग, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। यस, क्योंकि पहला वर्ड है वाव, वाव का मतलब होता है वचन, रिकॉर्ड का मतलब होता है ठीक देना, और स्टम्बल का होता है लड़खड़ाना। 81 सेंटेंस, 81 सेंटेंस आपका ईडियमेटिक यानी कि ईडियम है, आपको उसका मीनिंग बताना है। ईडियम है ट्विस्ट समवंस आर्म,
किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करना, इसको आप ऐसे समझिए जैसे आपने किसी का हाथ पकड़ा और मोड़ दिया। एक बार बचपन में करते थे ना, हाथ मोड़ कर कहते थे पता कि तू नहीं करा है, या फिर कुछ भी उससे काम कराना होता था, बता देगा नहीं देगा। तो इस तरह से ट्विस्ट समवन आम, किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करना। पहला ऑप्शन है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग बाय मेकिंग इट हार्ड फॉर देम टू रिफ्यूज़, टू मेक समवन हु इज़ अनॉयड एवर एंगर, टू परस्यूट समवन टू डू समथिंग you want because they like you, to hurt someone who is injured by twisting their arms। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग बाय मेकिंग इट हार्ड फॉर देम टू रिफ्यूज। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल improve the underlined part of the sentence। in case there is no improvement, select no improvement। the western disturbance, देखिएगा ध्यान से, the western disturbance ब्लोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ इंडिया आर कोल्डर एज बिफोर। अब यहाँ गौर कीजिएगा, सेंटेंस में उसने लगाया आर कोल्डर एज बिफोर, सेंटेंस में उसने लगाया आर कोल्डर। कोल्डर आपका एक कंपैरेटिव वर्ड है और कोल्डर घर लगा रहा है एज, ये तो कहना साफ साफ गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज एज का इस्तेमाल करते हैं आप पॉजिटिव डिग्री में। किस में? पॉजिटिव डिग्री में। एज दिख रहा है ना, सो एज, टू और सो दैट, इन चारों का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री में। किस में? पॉजिटिव डिग्री में। जबकि उसने यहाँ पे लगाया है हमारे साथ में आर कूलर जो कि कंपेरेटिव डिग्री है, साथ में इसके देन लगना चाहिए था। तो अच्छा होगा कि आप इसका ऑप्शन लगाएंगे डी, आर कोल्डर देन, कूलर नहीं है सॉरी, कोल्डर है वो, माफ़ी चाहूँगा, आर कोल्डर देन बिफोर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे 83। ये आपका पैराजम्बल सेंटेंस है, आपको उसे फिर से सीक्वेंस इन ऑर्डर लगाना है। आपको बताना है कौन सा सेंटेंस का ऑप्शन ठीक हो सकता है। इज़ देयर अ केमिस्ट नियर बाय, क्या कोई आसपास केमिस्ट है? यू विल फाइंड अ बिग केमिस्ट शॉप 100 मीटर्स अप द रोड ऑन द राइट हैंड साइड। यस मैडम, इट इज़ अबाउट 3 minutes वॉक फ्रॉम हेयर। टेक द फर्स्ट राइट टर्न, देन टेक द सेकेंड टर्न टू द लेफ्ट। देखिए ध्यान से, बहुत ईजी है। कह रहा है कि यहाँ पे क्या कोई केमिस्ट की शॉप है, पहला सेंटेंस तो फिक्स है, आना ही आना है। फिर आएगा सी, यस मैम, इट इज़ अबाउट 3 minutes वॉक फ्रॉम हेयर। ए के बाद सी कन्फर्म है, और ए के बाद सी सिर्फ पहले में ही आ रहा है और किसी में आ ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी डी बी। आपको पूरे ऑप्शन करने की ज़रूरत नहीं है। पी क्यू आर एस को सेट करते समय यहाँ पे पी क्यू आर एस ने देकर के ए बी सी डी दे दिया उसने। अगर आपको पहला सेंटेंस मिल जाए तो भी आपका काम हुआ पड़ा है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। कह रहा है कि एलिस इंक्वायर्ड एट व्हाट टाइम इज दिस टैक्सी कमिंग। आपको दिख रहा है सेंटेंस में इज, आपको बनाना होगा इसे वॉज। क्या बनाना होगा आपको इसे? वॉज। तो ए में है वॉज, बी में नहीं है, सी में वुड आ गया है, और डी में हैज़ बीन आ चुका है, तो सिर्फ आपका आंसर हो जाएगा ए। कोई और ऑप्शन इसके लिए फिट नहीं बैठ रहा है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है। माई नेफ्यू हैज़ बीन इन हॉस्पिटल सिंस 4 weeks। अब यहाँ पे एक गलती बड़ी प्यारी सी दी गई, जो कि दी गई है सिंस 4 weeks। देखिए ध्यान से, सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि बच्चों निश्चित समय के लिए, और 4 लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अच्छा, एक बात और बता दूं कि इनको भी याद रखिएगा, अब तक मैंने जितने शॉर्ट सोल्व कराए उनमें 2 बार ये एरर आई है कि पीरियड के साथ में उसने ऑफ लगा के कुछ और लगा दिया सेंटेंस में डायरेक्ट। तो पीरियड ऑफ के साथ और पॉइंट के साथ में अगर टाइम लगाओ तो ऑफ आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय और अनिश्चित समय। यहाँ अगर बात करूँ समय की तो सिंस 4 weeks, ये नहीं पता कौन सा समय, तो यहाँ पर सिंस की जगह 4 होगा। और मैंने एक बात आपको और बताई थी कि यदि सेंटेंस में कभी भी सिंस या 4 प्लस टाइम हो तो आप सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। साथ में आईएनजी अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो आईएनजी का इस्तेमाल तब करेंगे जब ऑब्जेक्ट हो, लेकिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया नहीं। हैज़ बीन के बाद सीधा इन हॉस्पिटल, और इन हॉस्पिटल आपका एक प्रपोजिशनल पार्ट है। क्या है आपका? ये एक
प्रपोजिशनल पार्ट है तो ये आपका पीपी हो गया, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, इसलिए आपका सेंटेंस हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन पे ही खत्म हुआ। यानी कि यहाँ पे सिंस की जगह आपका फोर होना चाहिए था, यानी कि इसका सी आंसर हो जाएगा। आपको बताना है फिर से इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म सेंटेंस है राजू सेल्स फ्लावर इन द मार्केट एवरी संडे। राजू फ्लावर बेचता है मार्केट में एवरी संडे। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो आपको दिख रहा है कि सेल्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। जब इसका पैसिव बनाना हो तो आप इसे बदल देंगे इज एम आर में। किसमें? इज एम आर में से कोई भी एक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो सेल्स की जगह हो जाएगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि सोल्ड। कितनों में है भाई? एवरी संडे फ्लावर्स आर सोल्ड इन द मार्केट बाय राजू। हो सकता है सेंटेंस का आंसर हो इस चीज़ का। एवरी संडे फ्लावर्स आर बीइंग की वजह से बाहर, सी में वर्क की वजह से बाहर, और डी को देखते हैं, यानी कि फिलहाल तो इसका आंसर ए ही है, ये कंफर्म है। नेक्स्ट पे चलते हैं 87 सेंटेंस। 87 आपका वोकेबलरी बेस्ड, और वोकेबलरी बेस्ड मतलब आपकी वोकेबलरी अच्छी से मजबूत हो तब आप इसको कर सकते हैं। वर्ड है आपका डिस्पाइस। यस, डिस्पाइस कौन होता है? घृणा या किसी चीज़ को नापसंद करना। आपको बताना है सिनोनियम्स। पहला ऑप्शन है एडमायर, प्रशंसा करना, अप्रूव, सहमति देना, एबोर, घृणा करना, एप्रिसिएट भी मतलब प्रशंसा करना ही। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर मैनी ईयर्स क्लेम पार्वती। उसने लगाया हैव बीन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस है, आपको बदलना होगा इसे हैड बीन में। किसमें बदलना होगा? हैड बीन में। जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हैज़ बीन, हैव बीन हो तो आप उसको बदल देंगे हैड बीन में, यानी कुल मिला के हैज़ हैव को आप हैड में बदलेंगे। पहले में नहीं है यानी कि ए में नहीं है। सेकंड आपका बी, बी में हैड बीन है, सी में हैज़ बीन करा इसलिए बाहर, डी में भी हैज़ बीन है इसलिए बाहर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। 87 का 87 है कौन सा? 88 का बी आंसर हो जाएगा। चलते 89 पे। व्हेन विल माई पार्सल अराइव। आपको दिख रहा है यहाँ पे विल की वजह से यहाँ पे हो जाना चाहिए था वुड। क्या हो जाना चाहिए था यहाँ पे? विल की वजह से वुड, क्योंकि विल का हो जाएगा वुड। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको हमेशा पास्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। विल का वुड, शेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, इज एम आर को वॉज वर, हैज़ को हैज़ हैड में, इस तरह से। तो विल का वुड कितना में हुआ? फर्स्ट में हुआ है, सेकंड में हुआ है, थर्ड में नहीं हुआ, फोर्थ में नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट वाला वुड बी की वजह से बाहर हो जाएगा। उसने यहाँ पे बी लगाया। आपको एक बात ध्यान रखें, इसे उसने लगाया विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो आपका ये विल की जगह वुड होगा बस, और कुछ आप बदलाव नहीं कर सकते। फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, आप उसको वर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं करते, डायरेक्ट सेंडर बनाते वो एक्टिव पैसिव में करते हैं, यानी कि इसका आंसर होता है आपका बी। नेक्स्ट आपका 90 आपका ईडियम्स। कह रहा है कि गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, मुख्य मुद्दे पर विचार शुरू करना, मुख्य मुद्दे पर विचार शुरू करना। टू डू वट एवर इट टेक्स टू अचीव समथिंग, टू स्टैंड एट द लोएस्ट स्टेप और रंग ऑफ द लैडर, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ही। तो सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपको 91 to 100 यानी कि इकट्ठे 10 क्वेश्चन है, और ये 10 क्वेश्चन है आपके क्लोज टेस्ट। देखिए, द टू डैश फिलोसफर ऑफ चाइनीज कल्चर आर Confucianism and Taoism. Each influenced the dash of Chinese history and the development of the culinary arts. The two dash, पहला है आपका नोटिसेबल, सेंट्रल, पावरफुल और डोमिनेंट। तो यहाँ पे अगर मैं चलूँ साथ में आपके लेकर के, नोटिसेबल मतलब ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ईजिली महसूस हो सके, नोटिस किया जा सके। सेंट्रल मतलब केंद्रीय या प्रमुख। पावरफुल मतलब आपको पता ही है। डोमिनेंट मतलब प्रभावी, मेन, मुख्य। द टू डोमिनेंट फिलोसफर ऑफ चाइनीज़ कल्चर, जो मुख्य दो कल्चर और फिलोसफर हैं चाइनीज़ कल्चर के, आर कन्फ्यूनिज्म एंड टोइज्म। ये दो इनके नाम दिए गए। ईच इन्फ्लुएंस्ड द डैश पाथ, प्रोग्रेस, कोर्स, पासेज। ईच इन्फ्लुएंस द डैश ऑफ चाइनीज़, यहाँ पे ऑफ की वजह से आपका कोर्स आना चाहिए, कोर्स ऑफ। यस,
ऐसे आपने भी कई बार इस्तेमाल किया होगा। कोर्स के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोर्स ऑफ। कोर्स का यहाँ पे मतलब दिशा से है। कोर्स ऑफ चाइनीज हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ द culinary आर्ट। कन्फ्यूजन concerned itself with the art of cooking and placed dash on the enjoyment of life, significance, emphasis, importance और वैल्यू। एक बात का यहाँ ध्यान रखें, यहाँ उसने लगाया वर्ड में 93 में जो आपका फिलर है, फिलर के तुरंत बाद है ओन। क्या है फिलर के तुरंत बाद? ओन। अब ओन किस में आता है मैं आपको बता दूँ, देखिए साफ साफ क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ये लीजिए, थोड़ा सा मैं मेहनत कर दूँ आपके लिए। ओन यहाँ पे दिए गए वर्डों में से सिर्फ एम्फेसिस के साथ आएगा और किसी के साथ नहीं आएगा। एम्फेसिस ऑन का मतलब होता है किसी बात पे जोर देना, किसी बात पे जोर देना। तो यहाँ पे इसलिए आपका एम्फेसिस आएगा और कोई आने की आवश्यकता नहीं है। एम्फेसिस ऑन किसी बात पर जोर देना, दबाव डालना, एम्फेसिस के साथ हमेशा ऑन आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। एम्फेसिस ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ द लाइफ। टूरिज्म वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द हाइजीनिक, फॉर द डेथ ऑफ द हाइजीनिक, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन और प्रोग्रेस। फॉर द डेवलपमेंट, यहाँ इसका फिट हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि बात विकास की हो रही है। टूरिज्म वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हाइजीनिक एस्पेक्ट्स ऑफ फूड। जी, हाइजीनिक एस्पेक्ट ऑफ फूड, क्योंकि यहाँ पे वही वो हालात हैं सेम जो एम्फेसिस के हैं कि एस्पेक्ट के साथ में आपको ऑफ को लगाना पड़ता है, ये ध्यान रखें आप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 95 का, 95 का बी। एस्पेक्ट्स ऑफ फूड एंड कुकिंग टू द चाइनीज फूड एंड फ्रेंड्स आर inseparable, full stop. A dash without food is considered incomplete. A dash without food is incomplete. A dash मतलब मीटिंग आप बिना फूड के की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। गैदरिंग का मतलब यहाँ पे किसी समारोह से है। यस, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, और इकट्ठा किसी समारोह के लिए किया जाता है। तो कोई भी गैदरिंग बिना खाने के करना इनकम्प्लीट मानी जाती है। ये बात सत्य है। जब भी आप कोई गैदरिंग करते हैं तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं रहता है कि कुछ खाने को मिलेगा, भले पेट भर के ना मिले लेकिन खाने को तो मिले, चाहे भले रिफ्रेश होने के लिए मिले। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका गैदरिंग, 96 का गैदरिंग। अ गैदरिंग विदाउट फूड इज़ कंसिडर्ड इनकम्प्लीट एंड डैश। अब 97 पे चलते हैं। ये रहे आपके ऑप्शन, थोड़ा सा छोटा कर दो इससे दिखाई दे आपको। अनएक्सेप्टेबल और अनसूटेबल, इरेगुलर और इम्प्रॉपर, अनुचित। जी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी, इम्प्रॉपर। 98 पे चलते हैं। कन्फ्यूजन इस्टेब्लिश कल्ट्री स्टैंडर्ड एंड प्रॉपर टेबल। अब टेबल के साथ में यहाँ पे पहला वर्ड आपका डेकोरम। डेकोरम का मतलब होता है मर्यादा। क्या होता है डेकोरम का मतलब? मर्यादा। ध्यान दीजिएगा, डेकोरम मतलब मर्यादा। जैसे कि अपने श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, इस तरह के व्यक्तियों के लिए आप मर्यादा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे अगला वर्ड है आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल किसी रणनीतिक या किसी औपचारिकता के लिए लगता है, किसी ऑफिशियल के लिए। अगला है एटिकेट। टेबल एटिकेट यानी कि टेबल पे प्रयोग किए जाने वाले शिष्टाचार। 98 का सी आंसर ज़्यादा फिट बैठ रहा है। कस्टम मतलब प्रथा, जो एक फैमिली से दूसरी फैमिली में चलती है उसे बोलते हैं कस्टम। यहाँ पे 98 का हो जाएगा सी, टेबल एटिकेट। टेबल पर यानी कि खाने की टेबल पर इस्तेमाल किए जाने वाले शिष्टाचार। द यूज़ ऑफ नाइफ्स एट अ चाइनीज़ डिनर इज़ कंसिडर्ड पुअर टेस्ट। यानी कि उन दिनों चाइनीज़ टेबल पर उसका नाइफ का इस्तेमाल किया जाना एक पुअर टेस्ट माना जाता है। एंड द डैश ऑफ कटिंग फूड इनटू बाइट साइज पीसेज इज यूनिक टू चाइनीज़। एंड द डैश ऑफ चाइनीज़ स्टैंडर्ड, हैबिट, ट्रेडिशन या रूटीन। ये था आपका एक ट्रेडिशन। एंड द ट्रेडिशन ऑफ कटिंग फूड इनटू बाइट साइज पीसेस इज यूनिक टू द चाइनीज़। अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस, गुड कुकिंग डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स। स्टीरिंग, कोलेब्रेशन, ब्लेंडिंग और मर्जिंग। यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग लगता है मिक्सिंग के लिए। किसके लिए? मिक्स करने के लिए। तो गुड फूड डिपेंड करता है ब्लेंडिंग ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स, जो अलग अलग तरीके से उसके अंदर मसाला डालते हैं, कितनी प्रॉपर मात्रा में डले और कितनी प्रॉपर मात्रा में मिक्स हुए। यस, तो ये था आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एक सेट। एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ ये सेट था आपका।
2018 में। सेट नंबर 2, इसमें मैंने आज आपको शुरू कराया 54 to 100 तक। यस, अगर आपको पसंद आया हो मेरे द्वारा दिए गए सोल्यूशन तो कमेंट बॉक्स में एक सुंदर सा कमेंट करके जाएं और बताएं कि आपको कैसा लगा। साथ ही साथ मुझे आपसे एक सजेशन भी चाहिए था। मैं चाह रहा था कि रात को 10 बजे भी एक वीडियो अपलोड की जाए। यस, काफ़ी चैनल पे देख रहा हूँ कि 10 बजे 11 बजे तक भी क्लास चल रही है। हम ही लोग 8 बजे शांत हो जाते हैं क्योंकि हमारी लास्ट वीडियो आती है 7 बजे। अगर हम लोग 10 बजे अपलोड करें वीडियो तो 3 घंटे और मिल जाएंगे हम लोगों को। तो क्या आप लोग देखने के लिए राज़ी हैं? मुझे इसको कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। यस, आप केवल यस लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा। यस, बाकी आप लोग इसको लाइक करके जाएं, वीडियो को कमेंट करें, शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। फिलहाल चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो। शब बखैर, गुड नाइट।